नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत साहन आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहां पे थ्योरी पढ़ाई जाती है इलेक्ट्रिकल की। यानी यहां पर आपको एक सपना जो देख रहे हो आप सरकारी नौकरी का, वो आपका पूरा करने की हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम मेहनत करेंगे, साथ साथ में आप मेहनत करना, और आपका जो ये सपना है ना साकार कर देंगे। जल्द ही इस साल के अंदर आपको एक नौकरी मिल जाएगी। प्यारी सी नौकरी के साथ आप क्या अपना जीवन यापन कर पाओगे। यानी निःशुल्क क्लास रहेगी। यानी नौकरी नौकरी जो है ना, एक बहुत ही बड़ी सम्मान, ठीक है ना, सम्मान के साथ। यानी घर वाले जो ताना देते हैं उससे निजात पाने के लिए, दो टाइम की रोटी ढंग से खाने के लिए, रोटी तो भी खाते हो, आप भूख नहीं मरोगे, ठीक है, लेकिन सम्मान से इज्जत के साथ खाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आपके पास कोई ना कोई अपना रोजगार होना चाहिए, और उसके लिए आपके लिए हम लेके आए इलेक्ट्रिकल थ्योरी का बैच, जिसमें थ्योरी और एमसीक्यू निःशुल्क रहने वाले हैं। इसी क्लास यहाँ पर चलती है डेली। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अनेकों क्लासें हो चुकी है जिस पर नंबर डले हुए हैं, आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। लाइन में लग सकते हो आप, एस लग सकते हो, जीएसओ जेई। इनके लिए इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो 70% आने की संभावना है, वो यहाँ से आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। क्योंकि लगभग आप सारी की सारी क्वेश्चन और सारी की सारी थ्योरी करेंगे जहाँ तक इसका सिलेबस है, ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा है, जहां से क्वेश्चन आपको मिले ही मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हर चैप्टर से एक दो तीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दो तीन क्वेश्चन, क्योंकि तब जाके आपके सिलेबस क्या होगे, पूरा होगा। तो उसके अंदर हर से दो तीन क्वेश्चन आएंगे, तब जाके क्या बनेगी, आपकी बात बनेगी। यानी 70 क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के ले आएंगे। तो हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कोई भी टॉपिक है उसको छोड़ना नहीं है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं धारिता कैपेसिटेंस क्या होती है, और कैपेसिटर क्या होता है, कहाँ कहाँ उसका महत्व है, कितने प्रकार के होते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो कैपेसिटेंस, यानी धारिता के बारे में जानने के बाद हम संधारित्र के बारे में जानेंगे। क्या होता है कैपेसिटर, क्या होता है, या कंडेंसर क्या होता है। पहले आपको पता होना चाहिए धारिता क्या है, उसके बाद हम पूरा चैप्टर धारिता 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 रहेगी। तो इस चैप्टर को पहले इस धारिता को ही खोद के निकालते हैं। कहना क्या चाहता है, कुछ नहीं कहना चाहता, कहना चाहता है भी अगर दो, अगर अगर नए लिखो, यानी किसी अचालक को दो चालक प्लेटों के बीच बीच रखा जाता है, तो उस चालक में उस अचालक में आवेश को संचित आवेश को संचित करने की क्षमता धारिता कहलाती है। धारिता कहलाती है। बस समझने का प्रयास करें। यानी आप एसी परिपथ का, एसी सर्किट का वह गुण जो विभव में, यानी आप लिख सकते हो वोल्टेज के अंदर, ये लिखने की बातें हैं, वोल्टेज में अचानक मान परिवर्तन का विरोध करे, उसी गुण को क्या कहा जाता है, विरोध करता है वह गुण। ये तो लिखने की बातें होगी थ्योरी की, धारिता कहलाता है, ठीक है।
यानी नॉर्मल सी नॉर्मल बातें क्या है भी, एक चालक है, ठीक है, दो चालक की प्लेटें ली हमने, उसके बीच में कोई अचालक पदार्थ रखा। उस अचालक पदार्थ के अंदर क्या होता है, जब हम धारा का प्रवाह करवाते हैं, यानी उस प्लेटों के माध्यम से जब हम संधारित्र को, या संधारित्र तो बाद में पढ़ेंगे, कैपेसिटर बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्या कहते हैं भी, दो प्लेटें ले ली आपने, उसके बीच में हवा ही है मान लो, तो उस हवा के अंदर कुछ क्या हो जाता है, चार्ज क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। यानी उस पदार्थ के द्वारा चार्ज को संचित करने का गुण है, यानी उसके अंदर स्टोर करने का गुण है, एकत्र करने का गुण है, वो ही तो क्या कहलाता है, यानी स्टोर करने का जो गुण है या वो क्षमता है, कितनी क्षमता तक वो क्या कर सकता है। धारिता का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब कितना आ सकता है उसमें, ठीक है ना। कैपेसिटी तो जानते हो, कैपेसिटेंस उसके नाम से ही बना, यानी कैपेसिटी उसमें कितना आ सकता है। मैं कह दूं ये अपने पास है ना, ये अपने पास है एक बर्तन है, इसमें कितना पानी आ सकता है, तो आप कहोगे जी इसमें पानी क्या है, पानी की जितना आ सकता है वो क्षमता है। इसकी क्षमता क्या हो सकती है जी, यानी 1 लीटर हो सकती है, 2 लीटर हो सकती है, 3 लीटर हो सकती है। यानी क्षमता का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी है, ठीक है ना। यानी इसके अंदर कितना, तो यह कहता है भी अगर एक ये प्लेट ले ली अपन ने, एक ये प्लेट ले ली, और उसके बीच में अपन ने क्या रख दिया, अचालक पदार्थ रख दिया, दो चालक, ये क्या है जी, सेम बात है। इसको भी पानी, एक गिलास के अंदर कितना पानी, यानी जितना पानी गिलास के अंदर आ सकता है वो क्या है, उसकी क्षमता कहलाती है। यहाँ पे उस बात को जो क्षमता है उसका नाम क्या दिया गया, धारिता दिया गया। यानी उसके अंदर कितना आवेश आ सकता है उसे हम क्या कह देते हैं, धारिता कह देते हैं। क्या कह देते हैं, धारिता। बस, यानी ये प्लेटें बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे आप, नॉर्मल सा समझना है आपने को एक बार बस, ठीक है। यानी ये क्या है, तो आप कहोगे जी चालक प्लेटें हैं, चालक प्लेट है, ये क्या है जी, चालक प्लेट है, समझ लो, क्योंकि समझना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर आप रट्टे मारते हो तो ये चीज़ें याद नहीं रहती। यानी दो चालक प्लेट होगी जी, एक ये होगी, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, हो सकती है, आगे बढ़ेंगे। ये क्या है जी, अचालक पदार्थ है, यानी इंसुलेटर है कोई, अचालक पदार्थ है, ठीक है ना। अचालक पदार्थ है, ये कुछ भी हो सकता है, हवा हो सकती है जी, हाँ जी हो सकती है, अब्रक हो सकता है जी, हो सकता है, ठीक है ना, सिरेमिक हो सकता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है जी, सिरेमिक, अब्रक, अब्रक हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है। और मान लो अचालक पदार्थ आप कुछ भी ले सकते हो, रबड़ भी ले सकते हो, ठीक है ना, क्या ले सकते हो, रबड़ भी ले सकते हो। तो ये चीजें क्या है, जो क्या करे, मतलब विद्युत धारा का जो विरोध करते हैं, ये ऐसा गुण रखते हैं जिनके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, वो क्या कहलाते हैं, वो पदार्थ अचालक या इंसुलेटर कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। और जिनसे धारा का प्रवाह हो जाता है आसानी से, वो चालक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, अचालक पदार्थ है जी। कौन सा, बीच में, यानी इनके बीच में जब आप धारा का प्रवाह करवाओगे, क्या करवाओगे, धारा का प्रवाह करवाओगे मान लो, ठीक है ना, तो इससे गुजरेगी थोड़ी बहुत, यानी इसका इतनी ज़्यादा दूरी नहीं है, कुछ न कुछ आवेश इधर से चला जाएगा। यानी इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, और एक पे क्या आ जाता है, नेगेटिव आवेश, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो दोनों के बीच में आवेश आ जाएगा, दोनों में विभव का अंतर आ जाएगा, जिसे विभवांतर कह देंगे। और इसके बीच में कुछ क्या हो जाता है, आवेश संचित हो जाता है। यानी ये कितना आवेश संचित कर पाएगा, ये कितना आवेश संचित कर पाएगा, वो क्षमता जो है, वो क्षमता जो है, ये क्षमता जो है, जो कैपेसिटी है, उसको ही हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। समझ में आई बात। यानी दो चालक हैं, ये क्या है जी, संयोजक तार है, संयोजक, संयोजक तार है, ठीक है ना, संयोजक तार है। ये भी क्या है जी, संयोजक तार है, इसको एक किधर जोड़ोगे आप, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितना आवेश आ सकता है, उसकी क्षमता जो है, दो चालकों के बीच में अचालक रखा जाता है, तो उसके बीच में कितना आवेश आ सकता है, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। किसमें मापते हैं, वो मेरा काम है, ठीक है। दूसरा क्या होता है जी, ये क्या करता है भी, एकदम से परिवर्तन होने वाला, यानी वोल्टेज के अंदर एकदम से कहीं परिवर्तन होता है, तो ऐसी जगह कैपेसिटर को लगाया जाता है, ताकि वो क्या करे, उसको एकदम से अचानक से परिवर्तन होने वाली, जो वोल्टेज में परिवर्तन होता है उसका क्या कर सके, विरोध कर सके। तो उस गुण को भी क्या कहा जाता है, धारिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धारिता कहा जाता है। हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है ना। तो आप ये लिख लो, इस धारिता को मापते किससे हैं जी, तो आप कहोगे जी धारिता को तो हम मापते हैं जी, आपने पहले ही बताया था, किसमें, फेराड में। किसमें मापते हैं, फेराड के अंदर, ठीक है ना। किसमें मापते हैं, फेराड,
किस में मापते हैं? फेराड में मापते हैं। ठीक है, फेराड किसकी इकाई है? तो आप कहोगे जी धारिता की इकाई है, धारिता की इकाई है। लेकिन एक बात याद रखना, फेराड बहुत बड़ी है, यानी बहुत दूर तक रखा जाए पदार्थों को, ठीक है ना, 1 मीटर तक दूर रखा जाए इस प्रकार से, तो इतनी बड़ी इकाई है जो मतलब व्यवहारिक रूप से काम में नहीं आती। इसकी अगर एसआई यूनिट पूछे तो एसआई, ठीक है ना, एसआई यूनिट जो है वो क्या है? फेराड है। धारिता की एसआई यूनिट क्या है? फेराड है। लेकिन व्यवहारिक रूप से ये बहुत बड़ी इकाई है, तो आप लिख सकते हो यह बहुत बड़ी इकाई है जिसको प्रयोग में नहीं लिया जाता, यह बहुत बड़ी इकाई है। ठीक है, इकाई है, तो व्यवहारिक रूप से इसको प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो क्या लाया जाता है जी? फेराड की जगह क्या लाया जाता है? तो फेराड की जगह या तो नैनो फेराड, क्या लाया जाता है? तो एक तो पिको फेराड होता है आपका, क्या होता है? पिको फेराड। बराबर कितने फेराड के होता है? तो आपको पूछा जाएगा। एक होता है आपका नैनो फेराड, क्या होता है? नैनो फेराड होता है आपका। एक होता है आपका माइक्रो फेराड, इसको प्रयोग, या आपका मिली फेराड, ठीक है ना। यानी एक तो आपका क्या प्रयोग में लाया जाता है? पिको फेराड प्रयोग में लाया जाता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, फेराड, फेराडे, याद करो, फेराडे अलग है, फेराड अलग है। इसको क्या बोलेंगे जी? नैनो फेराड, ठीक है ना, नैनो फेराड। और इसको क्या बोलते हैं जी? माइक्रो फेराड, माइक्रो फेराड, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? मिली फेराड। ये क्वेश्चन आएंगे आगे तो याद रखना इसको, मिली फेराड, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इन चीजों का यूज होगा। ठीक है, अब ये क्या है? व्यवहारिक रूप से छोटी इकाइयां हैं, क्या है? तो आप कहोगे जी इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ये व्यवहारिक रूप से प्रयोग होने वाली धारिता की छोटी इकाइयां हैं। हाँ जी, क्या है? छोटी छोटी इकाइयां हैं, किसकी? फेराड की। यानी फेराड की क्या आपसे पूछे, मान लो धारिता जो है उसको किस में मापा जाता है? ऑप्शन दे दे, माइक्रो फेराड में, पिको फेराड में, ठीक है ना, नैनो फेराड के अंदर, तो आप आंसर दे पाओगे क्या? उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। एफ फेराड से है, और पी वाला जो है ये अक्सर जो है छोटा क्या दिखाता है? माइनस की पावर को दिखाने का काम करेगा। देश से ये कह दे आपको भी पिको फेराड में कितने फेराड होते हैं, तो आप कहोगे जी 10⁻12 फेराड होते हैं। कितने फेराड होते हैं? 10⁻12 फेराड होते हैं। यानी इतनी छोटी इकाई है, यानी एक को 1/10⁻12, यानी एक के पीछे कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 और 12, एक को इतने से भाग करोगे तब क्या आता है? पिको फेराड आता है। क्या आता है? पिको फेराड आता है। इतनी छोटी इकाई है, ठीक है ना, इतनी छोटी इकाई है। तो इस छोटी इकाई को हम क्या करते हैं? इतनी जीरो लगाना संभव नहीं है, इसको लिखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, हाँ जी, जीरो जीरो लिखते रह जाएंगे। तो इसलिए क्या कर दिया जाता है? इसको माइनस की पावर में लिख दिया जाता है भी, 1 - 10⁻12 फेराड। अब नैनो का मतलब नो होता है जी, नैनो का मतलब नो होता है, नैनो का मतलब नो होता है, लेकिन माइनस का नो, 10⁻12, ठीक है ना, फेराड। माइक्रो का मतलब क्या होता है जी? माइक्रो का मतलब 6 होता है, -6, ठीक है ना, 10⁻6, यानी माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? 10⁻6 होता है। तो कितना हो गया? 10⁻6 फेराड। नाना जी खतरनाक है जी, ये तो ऐसे कैसे याद कर पाएंगे जी? मिली का मतलब आपको पता ही है, 10⁻2, यानी 10⁻2 का मतलब 1/100 मिलीलीटर, मिलीग्राम, मिली, ठीक है ना। तो मिली वाला ये फंडा था आपका।
मिली क्या होता है भाई? मिलीलीटर, यानी -3 होता है भाई। कितना? -3। हम भी गलतियां कर जाते हैं, ठीक है ना, सुधार लेते हैं भाई हम गलतियों को, फिर आठ। क्लियर हो गया क्या? बोलो हाँ जी हो गया। ये भी इकाइयां है। दूसरा देखो जी, इसको किससे लिखते हैं? सी से, यानी इसका जो सिंबल है, इसका जो चिन्ह है, यानी सी लिखा मिल जाए। आप तो सी से कुछ और ही समझते हो, है ना। तो सी लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या? धारिता है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस है। क्या हो गया? धारिता, कैपेसिटेंस हो गया, यानी ये तो इसका चिन्ह हो गया। अब और भी इकाई हो सकती है क्या? सोच के देखो, हो सकती है जी। यानी C बराबर क्या होता है? C बराबर आप वो समझते हो, वो कुछ नहीं होता। C बराबर क्या बटा V होता है। क्या बटा V का मतलब क्या है जी? तो यानी ऊपर तो आवेश है जी, क्योंकि आवेश को क्या करना है? कितना आवेश कितने विभव के साथ? V वोल्टेज, विभव, ठीक है ना, विभव। कितना आवेश कितने विभव से स्टोर हुआ, उसको हम क्या बोल देते हैं? धारिता बोल देते हैं। अब आप कहो जी ये वाला तो ठीक है, ये वाला तो ठीक है, लेकिन आवेश की इकाई क्या है जी? कूलम है। क्या है? कूलम है। और कूलम बटे क्या हो गया? वोल्ट हो गया। तो एक इसकी इकाई ये भी हो जाती है, कूलम बटे वोल्ट। कूलम बटे वोल्ट इसकी इकाई हो जाती है। और जिसको ही हम क्या कहते हैं जी? फेराड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेराड कहते हैं। यानी कूलम बटे वोल्ट, ये काम आएगा आगे, ठीक है ना, याद कर लो इसको। हाँ जी याद कर लेंगे जी, नौकरी लगना है तो याद करना पड़ेगा, अगर नहीं लगना है तो जरूर नहीं, है ना। सरकारी नौकरी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी भैया, कर लोगे। हाँ जी, मेहनत करने के लिए ही जन्मे हैं हम तो, है ना, कब की कर रहे हैं। समझ में आई बात? इस बात को समझ पाए तो इस बात को समझ पाए, धारिता की इकाई याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी भी बहुत ही कम चांस होता है भी कभी भी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे, लेकिन होता क्या है ये समझने के लिए, क्योंकि आगे का चैप्टर किस पे निर्धारित है? पूरा का पूरा ये धारिता पे निर्धारित है। चाहे आप कैपेसिटर पढ़ोगे तो वो भी किस पे निर्धारित होगा? धारिता पे। कहाँ पिको फेरेड लिखा होगा, कहीं नैनो फेरेड लिखा होगा, कहीं माइक्रो फेरेड लिखा होगा, कहीं पे मिली फेरेड लिखा होगा, ठीक है ना। अब देखो क्या देखना है जी? बोर्ड देखो भाई, और मेरे को देखोगे क्या, है ना। ये व्यवहारिक वाला क्या फंडा था जी? ये तो नहीं समझा। व्यवहारिक का मतलब आपके घर में लगा होता है जो कैपेसिटर पंखे के आगे लगा होता है, उसके ऊपर देखना आप क्या लिखा मिलेगा? माइक्रो फेराड, यानी बहुत छोटी इकाइयां यूज होती है फेराड की, ठीक है ना। फेराड की एक छोटी इकाइयां यूज होती है, माइक्रो, नैनो, क्योंकि एक फेराड बहुत ज्यादा बहुत बड़ी इकाई है फेराड तो, है ना, तो इसलिए छोटी इकाइयां भी याद है कर लेनी है। अब स्टार्ट करते हैं अपना संध्यारितर। कितना टाइम हो गया भाई? टाइम ज़्यादा लगता है याद रखना। संध्यारितर, संध्या को पियो इतर, संध्यारितर, ठीक है ना। क्या पीना है संध्या को? संध्या, संध्या मतलब शाम को। कौन पीता है इतर? ठीक है ना, हम पीते हैं जी। इतर कौन पीता है यार? लगाने का होता है इतर। इतर मतलब सेंट। कैपिस्टर क्या होता है? आपने पढ़ा जी? हाँ जी हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? अब थोड़ी देर पहले धारिता पढ़ा। क्या पढ़ा? धारिता, ठीक है ना। यानी धारिता का सीधा सीधा देखो, गुण रखने वाले, रखने वाला या रखने वाली युक्ति, या आप डिवाइस कह सकते हो, ठीक है ना, डिवाइस को कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है ना। कंडेंसर या कैपेसिटर या संधारित्र कहते हैं। यानी जिसके अंदर, यानी एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा डिवाइस है, एक छोटी सी आपने सेल, जिसे हम कहते हैं सेल चल गया, सेल नहीं है वो, कैपेसिटर है। पंखे में सेल डालो, पंखे में सेल थोड़ी डलता है भाई, ठीक है, सेल तो रिमोट वगैरह में डलता है, तो आप वो सेल है वो क्या है? कैपेसिटर है। वो युक्ति क्या करती है? उसका काम क्या है जी? उस युक्ति का तो काम है जी, हमें क्या पता, आप बताओ। उसका काम है धारिता, यानी धारिता का गुण रखने वाली युक्ति जो है उसे वो क्या करती है? आवेश के रूप में क्या करती है? कुछ आपका विभव जो है उसको स्टोर करती है। या आवेश किसके रूप में स्टोर होता है? विभव के रूप में। ये चीजें हम पढ़ेंगे। यानी ऐसा गुण रखने वाली युक्ति, यानी धारिता का गुण रखने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
धारिता का गुण रखने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है भाई, समझना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल थ्योरी है और आपको पता भी है नौकरी लगने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और आप मेहनत अगर करते हो तो पक्के कामयाब होगे। साथ साथ में आपका ये भी फर्ज बनता है, आप वीडियो देखते हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, इसको कमेंट करके ज़्यादा ज़्यादा कमेंट शेयर करना है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा कमेंट शेयर तो मुझे पता है क्योंकि पता चल जाता है कितनी करते हो आप। एक्सटर्नल सोर्स जो होता है ना वो बता देता है यूट्यूब भी कहाँ से कितने व्यू आए हैं। ठीक है, तो शेयर तो आप बहुत ज़्यादा करते हो भाई, है ना। ठीक है, लेकिन कर दिया करो भाई, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हो जाएगा क्या। हाँ जी, यानी ऐसी युक्ति, तो आप कहो जी ऐसी युक्ति कैसे देखे। दो चालक प्लेटों के बीच बीच अचालक पदार्थ रखने से बनी युक्ति जो धारिता का गुण रखती है। यानी क्या है जी, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, ये तो है। क्या है, ये वाला देखो, मैं बना दूं यहाँ, एक ये प्लेट बना दी मैंने, ऐसे ही बना देते हैं, और ऐसे बना देते हैं, बनाओ जी बनाओ। ठीक है, ये जोड़ा यहाँ से, ये इधर वाला जोड़ा यहाँ से, ये जोड़ा यहाँ से, और ये जोड़ा यहाँ से। सुंदर सुंदर बनाओ जी, सुंदर सुंदर बनाओ। ठीक है, इस प्रकार की प्लेट है मान लो। ठीक है, प्लेट कहाँ है जी, प्लेट कहाँ है इसमें, प्लेट ये रही। ये तो मैंने बनाया है ऐसे ही, यानी ऊपर लगा दिया कुछ। हवा भरती मान लो, ठीक है ना। एक ये रहा, एक ये रहा, इधर से आई इधर से गई। ठीक है ना, और एक प्लेट जिधर से आ रही है उधर क्या हो गया, आवेश आ गया। ठीक है, क्या आ गया जी, आवेश आ गया। क्यों आया बताएंगे। इधर क्या हो गया, आवेश आ जाता है जी, नेगेटिव हो गया। ठीक है, इस प्लेट, एक तो ये है आपकी और एक ये है, दोनों प्लेटों को क्या कहते हैं, चालक प्लेटें। क्या कहते हैं, चालक प्लेटें। तो दो क्या है, चालक प्लेटें हैं। बीच में क्या है जी, ये भरा हुआ है अचालक पदार्थ। क्या भरा हुआ है, अचालक पदार्थ। ठीक है, अचालक पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस या पदार्थ, या आपको इसको क्या कहते हो, पेरा वैद्युतिक पदार्थ। इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अचालक पदार्थ का मतलब इंसुलेटर होता है कोई। ठीक है, और ये क्या हो सकता है जी, तो ये हवा हो सकती है, ये अब्रक हो सकता है, ये सिरेमिक हो सकता है। क्या हो सकता है, ये अब्रक सिरेमिक हो सकता है। ठीक है, ये तो युक्ति हो गई, यानी अचालक पदार्थ है। और ये क्या है, ये प्लेटें हैं चालक प्लेटें। कौन सी प्लेट है ये, चालक प्लेटें, चालक प्लेट। तो ये क्या हो सकती है जी, ये चालक प्लेटें किसकी बनी होती है, तो उधर के बाद में देखेंगे। चालक प्लेटें आपकी तांबा हो सकता है, टिन हो सकता है,
एल्यूमिनियम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये प्लेटें क्या होती है, इनसे बनी होती है, यानी चालक है। तांबा ले लो आप, ठीक है ना, चांदी ले लो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आपको, टिन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, इनकी प्लेटें बनी होती है। ये क्या होती है, तो ये होता है जी संयोजक तार, जिससे जुड़ा होता है। दो तार निकले होते हैं ना उस कैपेसिटर के, संयोजक तार, यानी जिसको हम दूसरे से, तार एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उससे, मतलब जोड़ देते हैं इसे, ठीक है। ये भी क्या है, संयोजक तार। एक पे आवेश आ गया पॉजिटिव, एक पे आवेश आ गया नेगेटिव, यानी जो बीच में अचालक पदार्थ भरा हुआ है वो क्या करेगा, वो आवेश को इकट्ठा करता है। क्या करता है, आवेश को इकट्ठा करता है। और ऐसी युक्ति, यानी ये पूरा का पूरा क्या बन गया, हमारा कैपेसिटर बन गया। क्या बन गया, कैपेसिटर, यानी संधारित्र। इस संधारित्र के अंदर क्या है, दो प्लेटें, यानी दो प्लेटों एक गुण रखने वाली युक्ति है। दो चालक प्लेटों के बीच अचालक पदार्थ रखने पर बनी युक्ति जो धारिता का गुण रखती है। धारिता का मतलब कितनी इसके अंदर आवेश स्टोर हो सकता है, उसका गुण रखने वाली युक्ति या डिवाइस जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको ही तो कहा जाता है जी, क्या कहा जाता है, कैपेसिटर। आपसे पूछ ले, क्या पूछेगा, संयोजक तार जो होता है उसकी छोड़ दो, ये क्या होता है, तो ये भी बना होता है टिन लेपित तांबे से। टिन लेपित तांबे से बना होता है, या तांबे पर टिन की परत चढ़ाई होती है, वो तार होता है, ठीक है। ये भी चालक प्लेटें किसकी, चालक की बनी होती है, यानी जो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनकी बनी होती हैं, जो क्या रखते हैं, अच्छा गुण रखते हैं, धारा को प्रवाह होने का, प्रवाह होने देते हैं उसको। चालक प्लेटें तांबा व टिन। चालक, अचालक, अर्धचालक सब पढ़ेंगे आप। अचालक पदार्थ क्या होता है जी, जिसको हम पेरा वैद्युतिक पदार्थ भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी कहते हैं। वो अचालक होता है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, यानी वो हवा, अब्रक, सिरेमिक वगैरह भरी जाती है। बाकी इसको अच्छी तरीके से आगे और भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बात होगी, यानी ऐसी युक्ति है ये जो धारिता का गुण रखती है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो किसका गुण रखता है, धारिता का, ठीक है, धारिता का गुण रखता है। तो आवेश किस रूप में, ये काम क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है जी, कैपेसिटर का कार्य क्या होता है जी, यानी विभव में, विभव में होने वाले अचानक मान में परिवर्तन, मान में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है जी, परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है, परिवर्तन का विरोध करता है, ये इसका काम होता है। और भी बहुत काम है, बताएंगे धीरे धीरे आपको, ठीक है ना। और ये जो है धारिता जो है, आप ये लिख लो, ये बात आराम से आपको समझ में आ जानी चाहिए। आवेश, आवेश को संचित करने का काम करता है। क्या करता है, ये आवेश को संचित करने का, यानी संग्रह करने का काम करता है। एक बात और भी लिख सकते हो आप, क्या जी, आवेश को संचित करने का कार्य। दूसरा कार्य, आवेश किस रूप में संचित होता है, तो आवेश विभव के रूप में संचित होता है। विभव है के रूप में संचित होता है, यानी किस रूप में संचित होता है, आवेश को स्टोर करने का काम कौन करता है, तो आवेश को स्टोर करने का काम कैपेसिटर करता है। और वो कैपेसिटर का ये गुण क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। गुण क्या कहलाता है, धारिता। और ये गुण रखने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। आवेश क्या होता है, यानी कैपेसिटर किसको संचित करता है, तो आवेश को। आवेश किस रूप में संचित होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछ ले, तो आवेश विभव यानी वोल्टेज के रूप में संचित होता है। कार्य, कार्य जो होता है वो क्या है इसका, ये तो यही कार्य ही तो है। विभव में होने वाले अचानक परिवर्तन का मान होता है। और भी बहुत कार्य है, इसको लगाएंगे यहाँ पर, कभी भी सीरीज में पैरेलल में लगाएंगे, कहाँ का क्या क्या काम करेगा ये, वो वहां पर पढ़ेंगे। तो विभव में अचानक परिवर्तन होता है, उसको क्या करता है ये, उसको विरोध करता है। यानी मान का ऑटोमेटिक जो परिवर्तन होगा, बहुत अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए, उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। क्या बात है जी, बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको।
सारे ठीक हो? या लाइनमैन लगने का सपना जल्दी पूरा होने वाला है? ठीक है, हो जाएगा क्या? हाँ जी, हो जाएगा। चाय पियोगे? ना जी, हम तो नहीं पिए, हम पी लेते हैं भाई। देखो, आइए, पधारिए, आपका स्वागत है यहाँ पे। वो तो हो गया कैपेसिटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन धारिता से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन थोड़े से। क्या पढ़ते हैं जी? देखो, सी बराबर क्या होता है, तो ये याद करना है, क्यू बटे वी होता है। ठीक है ना, क्यू बटे वी होता है। यानी इसको किस में मापते हैं जी? कुलम में मापते हैं। किस में मापते हैं? कुलम में। वो कुलम बटे क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो आपसे कई बार क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? बोलो जी, पूछा तो जाएगा, हमें पता है। ठीक है, और इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी? देखो, क्यू को मैं इधर ले आऊं तो सी वी। क्या लिख सकते हैं? सी वी। यहां पर सी क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट हो जाता है, यानी नियंताक हो जाता है, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहने वाली है। ठीक है, आपसे यहां से पूछेगा ये वो विभव जो है, ये सी नियंताक है, और इस पे क्या करता है? सब कुछ निर्भर करेगा, किस प्रकार से करेगा मैं बताऊंगा आपको। ये क्या है? विभव है। पर एक बात याद रखना, क्या याद रखना है? विभव। आपको पूछ ले यहाँ पे भी, क्या क्यू और वी जो है वो सी जो क्या है वो किन पे निर्भर करता है, तो वो बातें हम पढ़ेंगे। लग जाओगे लाइन में ना? कमेंट करके बताना। ठीक है, तो आप ये बात लिख सकते हो, सी विभव पर निर्भर नहीं करता। सी विभव पर निर्भर नहीं करता। तो किस पे निर्भर करता है? निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आप बताएंगे ना? इस कड़ी को खोलते हैं, आप कड़ी को खोलते हैं, देखो। तो C बराबर क्या होता है? यहाँ पर C बराबर क्या होता है? तो C क्या होता है? ये एक वैल्यू है जिसकी एक दूसरी वैल्यू भी होती है, यानी C पे निर्भर करता है जी। हाँ जी, तो C भौतिक पदार्थ के भौतिक गुण पर निर्भर करता है। ये बात अगर याद कर लिया आपने, यानी भौतिक गुण क्या होते हैं वो चीजें तो हम पढ़ने ही वाले हैं। किस पे निर्भर करता है? भौतिक गुण पे निर्भर करता है। ठीक है, मजा नहीं आया सर, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। यानी सी बराबर क्या है? क्या वो बटे वी है। ये तो हो गई नॉर्मल बातें आवेश की। लेकिन सी की जो वैल्यू है यहाँ पे, सी हमने क्या कहा है? कांस्टेंट होता है, नियंताक होता है। क्या होता है? नियंताक होता है। ठीक है, सी क्या होता है? नियंताक होता है। और सी की वैल्यू किस पे निर्भर करती है? तो भौतिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ के भौतिक गुण पे निर्भर करती है जी। और भौतिक गुण किससे निकालते हैं? तो सी का एक फार्मूला और होता है, यानी सी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ई नोट याद करना पड़ेगा, ई आर एरिया, और क्या याद करना है हमें? एरिया बटे में आपका जो होता है डी डिस्टेंस। ये फार्मूला भी मिलता जुलता सा है, किससे? गुलाम के नियम किसे रिलेटेड सा हो गया ना ये, डी ए उ आ। ठीक है, तो यहां पर देखो, यानी भौतिक गुण क्या है? तो एक तो ये वाला भी भौतिक गुण को दर्शाएगा, ये दिखाएगा, ये दिखाएगा, ये दिखाएगा, इन पे निर्भर करता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा ये फॉर्मूला याद करना है आपको, ई नोट ई आर क्या होता है? इसको याद करने पर मैं यहाँ पर कम से कम 15-20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इससे रिलेटेड। सी बराबर क्या लिखा आपने? सी बराबर लिखा ई नोट ई आर और एरिया और डी। यहां पर जो ई नोट है वो क्या है? ई नोट क्या है? तो आप कहोगे जी, पदार्थ की, पदार्थ की विद्युतशीलता है। अगर आपने पीछे पढ़ा हो तो विद्युतशीलता है। ये याद ना हो तो भी याद, ये फार्मूला याद करोगे 10 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ई आर क्या होता है जी? तो ई आर होता है
सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है। ई आर सापेक्ष विद्युतशीलता होती है। ए क्या होता है तो आप कहोगे जी एरिया, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल। डी क्या है जी डिस्टेंस, यानी प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। इतना तो मैथ ही मुश्किल नहीं है जी जितनी इलेक्ट्रिकल है ना। ठीक है, ये चीज याद हो जाएगी क्या? बोलो जी याद तो बड़ा मुश्किल है काम है, लेकिन करेंगे। देखो कहाँ से शुरू करें। सापेक्ष विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है बताइए। पदार्थ की विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है? तो पदार्थ की विद्युतशीलता जो होती है वो अपना एक वैल्यू रखती है, जैसे हवा अपना एक वैल्यू रखती है, ठीक है ना, 1.008, फिर अलग अलग होता जाता है, अलग अलग, वो हमें इकट्ठा पढ़ लेंगे। सापेक्ष विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, पदार्थ जो है उसकी, मान लो हवा का निकालना है तो हवा बटे निर्वात। बीच बीच में फोन आ जाते हैं यार, ठीक है। यानी रिलेटिव परमिबिलिटी, उसको जानने के लिए, रिलेटिव का मतलब ये अनुपात होता है जिसकी एक वैल्यू होती है। जैसे हवा बटे निर्वात कर दिया आपने, हवा बटे निर्वात कर दिया, इनका एक अनुपात आएगा जिसकी वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी, जिसकी वैल्यू एक आएगी। यानी हर पदार्थ को आप माध्यम में और निर्वात से उसको भाग दे दो, यानी माध्यम में कितनी है और उस निर्वात में कितनी है, उसका एक अनुपात जो होगा वो क्या होगा, वो कहलाएगा ई आर। लेकिन आपको इस वैल्यू में याद करने की जरूरत नहीं है, इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। बस इतना, सापेक्ष का मतलब किसी के सापेक्ष यानी रिलेटिव है, किसी से रिलेशन कर रहा है। भी हवा और निर्वात का अनुपात क्या है, विद्युतशीलता का। मान लो मैं कह दूं हवा की विद्युतशीलता क्या है, हवा की याद कर लेना, हवा की विद्युतशीलता क्या है। तो हवा की विद्युतशीलता क्या हो जाएगी, तो 8.85 गुणा में 10⁻12 फैराड पर मीटर, इतनी विद्युतशीलता होती है, ठीक है ना। यानी हवा, और इससे निर्वात से भाग दे देंगे, निर्वात की क्या है लगभग मिलती जुलती है, तो इससे और इतने ही निर्वात से भाग देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। बाकी पदार्थों की अलग अलग होती जाएगी, यानी विद्युतशीलता जो सापेक्ष विद्युतशीलता है वो एक या एक से ज्यादा होती है। बाकी पदार्थों की क्या होगी, एक से ज्यादा होगी, क्योंकि कम से कम क्या होगी, हवा और निर्वात के बीच में होगी, उसके बाद ज्यादा होती जाएगी, ठीक है ना। तो सापेक्ष विद्युतशीलता समझ में आया। प्लेटें क्या है, तो आपने जैसे ही प्लेटें बनाई, देखो पीछे हमने प्लेटें बनाई थी ना, ये देखो, ये प्लेट जो है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्षेत्रफल कितना है, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है उस पे भी निर्भर करता है, ठीक है ना, प्लेटों के क्षेत्रफल पे। उन प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कौन सी है, तो आपने दो प्लेटें रखी हुई है, इनके बीच में कितनी दूरी है, यानी ये जो है ये क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो आप, प्लेटों के बीच की दूरी के साथ आप क्या लिख सकते हो, अचालक पदार्थ की मोटाई, अचालक पदार्थ की मोटाई, पदार्थ की मोटाई। ये कैसे लिखा जी, क्यों नहीं लिख सकते भाई, ये जो प्लेटों के बीच की दूरी जितनी है उसमें क्या भरा हुआ है, अचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ जो भरा हुआ उसकी मोटाई, जितनी मोटाई होगी उतनी प्लेटों की दूरी होगी ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों बात कह सकते हो आप। क्लियर है बात, ठीक है, क्लियर है क्या। यानी ये फार्मूला याद कर लेना। इसके साथ अब करना चाहो, मान लो दो प्लेटें नहीं है, प्लेटें ज्यादा है, तो एक फार्मूला और याद कर लेना, फार्मूले याद कराओगे जी, ए नॉट, ये क्यों करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है यहां से, ए n-1 बटे में डी, बस कुछ नहीं है, प्लेटें ज्यादा दी हुई है तो प्लेटों की संख्या, n क्या है जी, तो n है प्लेटों की
संख्या, उसमें से एक घटा के गुणा करनी होगी, प्लेटों की संख्या। ठीक है, प्लेटों की क्या है संख्या। तो n बराबर क्या है, प्लेटों की संख्या, यानी कितनी प्लेटें उनमें से एक माइनस कर देना। यहाँ पर दो है, दो से लोगे, मान लो दो से लोगे तो दो माइनस एक, एक। तो यहाँ पर अगर दो प्लेटें लेते हैं हम, तो यहाँ पर ये क्या n माइनस वन नहीं लेते हम, क्योंकि दो माइनस एक एक होता है, एक की किसी से गुणा करोगे उतना ही आंसर आएगा, इसलिए n माइनस वन तब लेते हैं जब प्लेटें ज्यादा है। क्या लेते हैं, ज्यादा है, बस कुछ नहीं है। अब देखो धारिता किस पे निर्भर करती है, या आपसे पूछे धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता को प्रभावित है वाले कारक, यहां से क्वेश्चन आएगा। देखो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यहां से क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा जी, देखो आपने कहा जी सी जो होता है, क्या होता है सी, वो किसके बराबर होता है, तो ई नोट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, पदार्थ की विद्युतशीलता। ई आर, यानी आर का मतलब रिलेटिव, यानी उसकी रिलेटिव में कितनी सापेक्षता है, ठीक है ना, विद्युतशीलता है, तो आप कहोगे जी विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, ए एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है ना, n माइनस वन प्लेटों की संख्या, डी दूरी। इससे सारे के सारे बातें क्लियर हो जाती है। पहली बात तो किस पे निर्भर नहीं करता, तो विभव पे निर्भर नहीं करता, ठीक है ना, विभव पे निर्भर नहीं करता। धारिता किस पे निर्भर नहीं करती, विभव पे निर्भर नहीं करती, नोट करके लिख लेना। उसके बाद धारिता किस पे निर्भर करती है और क्यों करती है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। देखो सी किसके समानुपाती है, आप कहोगे जी सी तो ई के समानुपाती है, ठीक है ना, हो जाएगा। यानी किस पे निर्भर करती है, तो आप कहो जी धारिता जो है, यानी सी किससे लिखते हैं, धारिता किसकी विद्युतशीलता, ये बताइए आप, धारिता अचालक पदार्थ के विद्युतशीलता पर निर्भर करती है। यानी क्या है जी, ठीक है ना, यानी बीच में जो पदार्थ है, यानी ये बनाया आपने ये और ये बनाया एक, ये क्या है जी, दोनों की दोनों है प्लेटें, क्या है प्लेटें, ठीक है, और बीच में आपने क्या भरा, आपने भरा जी अचालक पदार्थ, बीच में क्या भरा, अचालक पदार्थ, यही तो क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया, क्या भर दिया, अचालक पदार्थ, ठीक है ना, ये लीड लगा दी, ये हो गया। तो प्लेटों की, एक तो इस अचालक पदार्थ की विद्युतशीलता क्या होगी, उस पर निर्भर करेगा, क्लियर है जी, ठीक है। दूसरा ए किसके समानुपाती है जी, एरिया यानी क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ये लिख लो बात, ठीक है ना। तो धारिता, ठीक है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ठीक है, लिखते जाओ, इसके बाद में मैं और बहुत कुछ बताने वाला हूं। उसके बाद क्या है जी, प्लेटों की संख्या, तो सी क्या है जी, समानुपाती होती है n माइनस वन के। तो आप कहो जी धारिता धारिता प्लेटों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। आपसे पूछेगा और किस पे निर्भर करती है, तो आप कहो जी धारिता सी किसके विलोमानुपाती है, डी के, यानी धारिता प्लेटों के बीच धारिता प्लेटों के बीच दूरी पर
प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, और किस किस पे निर्भर करता है जी, और भी करता है। देखो यहां पर एक बात याद रखना, क्या रखना, चलो बाद में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें हमने जो डिस्कस किया उनके बीच में कुछ पॉइंट डालता हूं मैं। आप कहो जी धारिता ज्यादा कब होगी और कम कब होगी, वो कह दे अगर प्लेटों की संख्या जो है बढ़ा दी जाए तो धारिता में क्या फर्क पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। अगर दूरी बीच की प्लेटों की बढ़ा दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, धारिता ज्यादा होगी या कम होगी। वो कह दे अगर पदार्थ की विद्युतशीलता ज्यादा है तो उस कैप जो कैपेसिटर है उसकी धारिता भी ज्यादा होगी या कम होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या धारिता किस किस पर निर्भर करती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने इन चीजों पर नोट किया है तो ये क्या कहना चाहते हैं, यानी अगर आप क्या करते हो, सी समानुपाती है किसके, ई नोट के, ठीक है ना। आप कहोगे ना अगर आप क्या करते हो, किसी पदार्थ की विद्युतशीलता ज्यादा है तो उस पदार्थ की क्या होनी चाहिए, धारिता भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होगी। ठीक है ना, विद्युतशीलता अगर ज्यादा है तो उसकी धारिता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस बात पे क्योंकि निर्भर करता है, आपसे पूछेगा वो, ठीक है ना, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपसे। यानी धारिता किस पे निर्भर करती है, तो विद्युतशीलता, विद्युतशीलता ज्यादा है तो धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी। किसी पदार्थ की विद्युतशीलता कम है तो आप कहोगे उसकी धारिता क्या होगी, कम होगी। यानी किसी पदार्थ को आप कैपेसिटर में डालते हो, उसकी विद्युतशीलता कम है तो उसकी क्या होगी, धारिता भी कम होगी, क्योंकि क्या है, समानुपाती। ऊपर वाले को गुणा करोगे, जितना ज्यादा से गुणा करोगे उतना ही ज्यादा उत्तर आएगा, जितने कम से गुणा करोगे उतना कम आएगा। यानी ये ज्यादा है, ये सारी चीजें अगर ज्यादा हो जाए तो धारिता ज्यादा होगी, ये चिन्हों में से कोई कम हो जाए तो धारिता क्या होगी, कम होगी। इसका उल्टा हो जाएगा, बस यही तो है यहाँ पे। सी ए है, यानी आपको प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, आप कहोगे जी प्लेटों का अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी उस कैपेसिटर की बढ़ेगी। यानी कैपेसिटर की धारिता किस पे निर्भर करती है, तो वो करती है आपके क्षेत्रफल। यानी प्लेट है, ये प्लेट है, इसका ये क्षेत्रफल है मान लो, ठीक है ना, ये क्षेत्रफल है, इसको आप और चौड़ा कर दें, इसको और चौड़ा कर दें या और लंबा कर दें, तो लंबा चौड़ा करने पर क्या होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसकी धारिता, उस कैपेसिटर की धारिता भी बढ़ेगी। अगर आप कह दो जी कैपेसिटर जो है उसका एरिया घटा दें तो आप कहो जी धारिता भी घट जाएगी, अगर धारिता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी ये रिलेशन है धारिता का क्षेत्रफल के साथ। प्लेटों की संख्या अगर वो कह दे n-1 जो प्लेट है, यानी उसकी संख्या बढ़ा दें आप, यानी n की जगह 2 की जगह 3 रखें तो गुणा क्या हो जाएगा, 2 से। 3 n की जगह 4 रख लें आप तो गुणा किससे होगा, वो ऊपर वाला 3 से। तो प्लेटों की संख्या बढ़ाने पर भी क्या हो जाता है, धारिता उस कैपेसिटर की बढ़ जाती है। ठीक है, अगर वो कह दे n-1 जो है, यानी प्लेटों की संख्या हमने क्या कर दी, कम कर दी, तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये रिलेशन था। किसके विलोमानुपाती, डी के, यानी प्लेटों की दूरी, यानी प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। अगर दूरी को बढ़ा रहे हैं, कह दे प्लेटों के बीच की जो ये दूरी है उसको बढ़ा दिया जाए, तो आप कहो जी बढ़ा दिया जाए तो ये तो उल्टा सिस्टम हो जाएगा, यानी दूर दूर हो जाएंगे, दूर, डी से दूरी, दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही ज्यादा दूर होंगे तो उसकी धारिता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी प्लेटों की दूरी बढ़ा दी जाती है तो धारिता क्या हो जाती है, सी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूरी कम करोगे, हाँ जी दूरी कम करके देखते हैं, दूरी कम करोगे तो क्या हो जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है ना, धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाए, क्योंकि उल्टा है। आप बताओ ऊपर वाला 10 है, नीचे वाला 2 है, उत्तर क्या आएगा, 5। ऊपर वाला 10 है, नीचे वाला 4 कर दें, उत्तर क्या आ जाएगा, 2.5। तो यानी कम होती जाएगी अगर ये, क्योंकि उल्टा अनुपाती है। ठीक है, समझ में आई बात क्या। ठीक है, आपको ये बात भी कह सकता है, प्लेटों की दूरी की जगह वो कह सकता है अचालक पदार्थ की मोटाई, अचालक पदार्थ की मोटाई। तो मोटाई पे निर्भर करता है क्या, तो मोटाई को ही तो हमने क्या कहा है, अचालक पदार्थ है, उसकी जो ये मोटाई है उसी को तो हमने क्या कहा है, उसी को तो हम प्लेटों के बीच की दूरी कहा है, प्लेटों के बीच की दूरी कहा है।
ठीक है ना। प्लेटों के बीच की दूरी, तो अचालक पदार्थ जितना मोटा होगा उतनी ज्यादा दूरी हो जाएगी। अचालक पदार्थ जितना मोटा होता जाएगा प्लेटों के बीच की उतनी दूरी, तो अचालक पदार्थ की मोटाई दे दे तो आपको याद रखना है भी अचालक पदार्थ की मोटाई पे निर्भर करता है, तो आप कहोगे यहाँ हाँ जी करता है। और किस पे निर्भर करता है उनके अलावा, तो आप कहोगे जी अचालक पदार्थ जो है उसके प्रतिरोध पे, ठीक है ना। क्या करता है, धारिता, धारिता अचालक पदार्थ के प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात, और किस किस पे निर्भर करती है जी, तापमान पे भी निर्भर करती है धारिता, क्योंकि तापमान से प्रतिरोध में भी फर्क पड़ता है ना। धारिता पदार्थ के तापमान पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है ना। और ये कैसा होता है, कैपेसिटर किस श्रेणी में आते हैं, तो आप कहोगे जी एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ऋणात्मक तापमान गुणांक में आते हैं। जब मतलब इनकी क्या होती है, यानी टेम्परेचर जब बढ़ाया जाएगा, यानी आपको जी टेम्परेचर बढ़ा दें, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाएगा तो कैप यानी सी का मान क्या हो जाएगा, कम। तो इस बात को नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना, क्योंकि एनटीसी प्रकार के होते हैं, यानी तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर धारिता का मान कम हो जाता है, उस पदार्थ की धारिता का मान, पर धारिता का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। और उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर है कोफिशिएंट। प्रतिरोध के अंदर पड़ा होगा अपने, प्रतिरोधक के अंदर पड़ा होगा अपने। क्लियर है। धारिता और किस पे निर्भर करती है, तो इन चीजों पर धारिता निर्भर करती है। धारिता तापमान पे निर्भर करती है, प्लेटों की दूरी के निर्भर करती है। किस पे निर्भर नहीं करती, आवर्ती पे निर्भर नहीं करती। ठीक है। न ही ये किस पे निर्भर करती है, नोट करके लिख लेना, विभव पे निर्भर नहीं करती। ठीक है। और किस पे निर्भर नहीं करती, तो विभव पे निर्भर नहीं करती। प्लेटों की मोटाई, चालक प्लेटों की मोटाई पर निर्भर नहीं करती, पर निर्भर नहीं करती। ठीक है। तो धारिता किन पे निर्भर नहीं करती, किन पे निर्भर करती है, तो तापमान, अचालक पदार्थ, विद्युतशीलता, क्षेत्रफल और पदार्थ, प्लेटों के बीच की दूरी। लेकिन प्लेट कितनी मोटी है उस पे निर्भर नहीं करती। लेकिन ये बात याद रख लेना, नोट करके, नोट करके लिख लेना, कौन सी, चालक प्लेटों की लंबाई पे निर्भर नहीं करती। लेकिन अचालक पदार्थ, बीच में जो डाला गया ना अचालक पदार्थ जो है, पदार्थ की मोटाई पे निर्भर करती है, मोटाई पर निर्भर करती है, क्योंकि उसी को प्लेटों के बीच की दूरी कहा जाता है, प्लेटों के बीच की दूरी कहा जाता है, कहा जाता है। हाँ जी, क्या कहा जाता, धारिता, धारिता, धारिता हो रही है जी। ठीक है। हो जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर क्यों नहीं करती, आपने कभी सुना है क्या, बोलो जी सुना, क्या सुना है आपने, एक फार्मूला सुना होगा एक्स सी, प्रतिबाधा। ठीक है ना, प्रतिबाधा बोलते हैं इसको ना, रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। ये किसके बराबर होता है, तो 1/ओमेगा, क्या होता है, ओमेगा, ठीक है, क्या होता है ओमेगा,
ओमेगा ऐसे लिखते हैं, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा सी के। ठीक है, और ये ओमेगा किसके बराबर होता है? ठीक है, ओमेगा जो होता है तो इसको हम एक्स सी को कैसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, और ये बीच क्या लिखा जाएगा, सी। ठीक है, ये लिखा जाता है। दे फार्मूले, है ना। तो ओमेगा सी, ओमेगा का मतलब क्या होता है, अभी जब भी हम भी क्या मानते हैं, ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, ओमेगा किसको दिखाता है, तो आप लिख लेना ओमेगा, लिख लो यहाँ पे, यार तुम्हें लिखना जरूरी होता, ये लिख लो, यहाँ पे लिख लो, बादल बनाओ ओमेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आवर्ती बोलते हैं, आवर्ती को आवर्ती का रेडियन माप दिखाने की इकाई है, माप, रेडियन माप दिखाता है। ठीक है ना, रेडियन में कितना होता है। ठीक है, तो आवर्ती को ही दिखाता है, तो आवर्ती यहाँ पर एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती है, सी क्या है, कैपेसिटेंस यानी आपकी वो है धारिता। ठीक है, तो ये बातें हो गई कंप्लीट। यानी किन किन पे निर्भर करता है, तो आप आराम से बता सकते हो, धारिता किस किस पे निर्भर करती है, तो आप कहोगे जी धारिता तो निर्भर करती है, धारिता चालक पदार्थ की विद्युतशीलता पर निर्भर करती है, हाँ जी। धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, धारिता प्लेटों की संख्या पर निर्भर करती है, धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है, और ये सारी इधर तो समानुपाती होती है और ये क्या है, विलोमानुपाती होती है। इन चीज़ों को जब बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इन चीज़ों को जब बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, और इसको हम जब बढ़ाते हैं, इसको जब हम बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, घटता है, तो उल्टा अनुपाती होता है। उसके बाद में टेम्परेचर पे भी निर्भर करती है, अगर तापमान को बढ़ाया जाए तो तापमान को बढ़ाने पर क्या हो जाता है, इनकी धारिता जो होती है वो पदार्थ की घटती है। और किस पे पदार्थ तापमान पर निर्भर करता है, एनटीसी प्रकार के होते हैं। धारिता अचालक पदार्थ के प्रतिरोध पे भी निर्भर करती है, आवर्ती विभव प्लेटों की मोटाई पर निर्भर नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पे किससे निर्भर नहीं करती। इस चीज को थोड़ा सा हम आगे अच्छे से समझते हैं, क्या समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। आवर्ती वाला याद रख लेना, और ठीक है, हाँ आवर्ती वाला याद रख लेना। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, प्रतिबाधा पढ़ लेते हैं, वहां से आपको आवर्ती वाली चीजें सारी पता चल जाएगी। नारे नारे नौकरी लगा रहे हैं, है क्या क्लास, कहाँ गया, क्लास है क्या 8 बजे, ठीक। तो आगे लिखो आप, दारितीय प्रतिबाधा, सारी चीजें इकट्ठी करके एक चीज में बता देंगे, प्रतिबाधा, ये सब बताता है। ठीक है, कैपेसिटिव, रिएक्टेंस। ठीक है, ये क्या होती है जी, देखो 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 ये गरीबी का हाल, छोटी से छोटी डेफिनेशन लिखो इसकी। एसी परिपथ में, एसी परिपथ में, एसी परिपथ में संधारित्र द्वारा, संधारित्र द्वारा संधारित्र द्वारा धारा के प्रवाह में, धारा के प्रवाह में किया जाने वाला विरोध,
दारितीय प्रतिबाधा कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, देखो एसी प्रीफत जो होता है उसके अंदर एक तो आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, नॉर्मल सी बात है वो करता है। उसके बाद अगर संधारित्र जो होता है उसको भी लगाया जाए तो वो भी क्या करता है, कुछ ना कुछ धारा का प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, क्या होता है, प्रतिरोधक द्वारा या पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह में, पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह में क्या डाले, बाधा डाले, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन बाधा वही बाधा अगर संधारित्र डालता है या कैपेसिटर डालता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वही दाल, दोनों का काम क्या है, बाधा डालना, दोनों का काम क्या है, बाधा डालना। यानी प्रतिरोध भी क्या करता है, बाधा डालता है, और संधारित्र भी क्या कर रहा है, यहाँ पे धारा के प्रवाह में बाधा डाल रहा है। यानी जो बाधा डाल रहा है तो उसको तो हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, और यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। अगर वही धारा के प्रवाह के अंदर क्या डाला जाए, संधारित्र द्वारा क्या डाला जाए, प्रवाह में बाधा डाला जाए, विरोध किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा या धारितीय प्रतिबाधा कहते हैं। क्योंकि धारिता के द्वारा यानी उसके अंदर क्या हो रही है, प्रतिबाधा हो रही है, धारा के प्रवाह में रुकावट आ रही है, बस इतना ही है। इसकी इकाई पूछ ले, वो क्या पूछ ले, इकाई पूछ ले, तो कुछ भी तो नहीं है जी, इकाई वही है जो प्रतिरोध की है, यानी ओम। क्या है, ओम, यानी ओम इसकी इकाई है, याद रख लेना। क्या इकाई है, ओम। जो प्रतिरोध की इकाई है वो काम यही भी बाधा डालने का कर रहा है, किसमें, धारा के प्रवाह में। प्रतिरोध भी किसके प्रवाह में बाधा डालता है, धारा के प्रवाह में। तो इसकी इकाई भी ओम है और उसकी इकाई, प्रतिरोध की भी इकाई ओम है। इसको कैसे निकाला जा सकता है जी, इसको यही तो निकालते हैं, इसका जो है चिन्ह क्या है, या इसको लिखने का जो संकेत है वो क्या है, ठीक है ना, इसका सिंबल क्या है, तो एक्स सी से लिखते हैं। यानी बाधा डाल रहा है, और किस में, धारिता के कारण बाधा पड़ रही है, ठीक है ना, एक्स सी। तो इस एक्स सी लिखते हैं इसको, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, एक्स सी लिखते हैं। तो एक्स सी किसके बराबर होता है, तो एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी के। किसके बराबर होता है, 1/ओमेगा सी। इसको दोबारा ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं जी, अब तो बताया था, 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा की जगह आप 2 पाई एफ क्या है, तो आप कहोगे जी आवृत्ति है। किसकी आवृत्ति है, धारा की आवृत्ति है। ठीक है ना, सी क्या है, तो धारिता है, सी क्या है, धारिता है। ठीक है, और एक्स सी आपको पता चली गया, एक्स सी क्या है, धारितीय प्रतिबाधा है, धारितीय रिएक्टेंस है, प्रतिबाधा है। ठीक है, प्रतिबाधा है। अब ये बात जो है डीसी पे लागू कर दें आप, तो आप कहोगे जी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, देखो आपसे पूछ ले वो प्रतिबाधा किस पे निर्भर करती है, प्रतिबाधा किस पे निर्भर करती है, तो आप बता पाओगे प्रतिबाधा किस पे निर्भर करती है, बोले हाँ जी हम बता पाएंगे। बोले किस पे, फ्रीक्वेंसी पे और धारिता। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी जो है उसकी आवृत्ति जो है, मान लो किसी की बढ़ा दी जाए, यानी 50 हर्ट्ज है, आवृत्ति को किस में मापते हैं, याद रखना हर्ट्ज में मापते हैं, इसकी इकाई क्या है, हर्ट्ज। ठीक है ना, अगर आवृत्ति अगर बढ़ा दी जाए तो आप क्या कहोगे जी, आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, आवृत्ति अगर ज्यादा कर दी जाए तो यानी उल्टा अनुपाती, एफ के क्या है, आवृत्ति यानी नीचे है, और एक्स सी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे जी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, धारिता अगर आवृत्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी आवृत्ति को इतना कर दिया जाए, आवृत्ति क्या हो जाए, अपनी आवृत्ति हो जाए उच्च, उच्च यानी अनंत हो जाए, आवृत्ति क्या हो जाए, अनंत हो जाए, तो एक्स सी क्या हो जाता है, तो आप कह दें जी एक्स सी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है जी, बताओ। एक्स सी क्या है, तो आपको जी एक्स सी आपने अभी तो लिखा है 2 पाई और एफ सी है, एफ सी है, लेकिन यहाँ पर आप एफ को निकाल लो, बाकी तो जो होगा वो हो ही जाएगा। एफ को हमने क्या कर दिया, अनंत कर दिया, तो अनंत कर दिया, अनंत, एक से अनंत को जब भाग दिया जाता है उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है।
क्या आता है, 0 आता है। दूसरी बात, दूसरी क्या हो सकती है जी, दूसरी देख लो यहाँ पे लिख के, एक्स सी बराबर, ठीक है, एफ को हम क्या कर दें, 0 कर दें, एफ को क्या कर दें, 0 कर दें, तो 1/0 की वैल्यू क्या आती है, अनंत आती है। क्या आती है, अनंत आती है, यानी इन्फिनेटिव आती है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आपको सीखना था, क्या सीखना था, आवर्ती पे निर्भर नहीं करता। आवर्ती पे क्या है, निर्भर नहीं करता। किस प्रकार से निर्भर नहीं करता वो बताएं। ये हो गया, ठीक है। आपने लिखा जी, आप कहते हो ना डीसी, डीसी दो धारा है आपकी, उसके अंदर अगर आप कैपेसिटर को लगाओगे तो क्या होगा, कैपेसिटर को लगाओगे तो क्या होगा, ठीक है, इस पे लगाओ तो क्या होगा। आपने ये सुना होगा डीसी धारा को ब्लॉक करती है, ठीक है ना। कैपेसिटर क्या करता है, तो ये बात तो आपने लिख ही ली होगी, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। कैसे करता है जी, कैसे करता है, कहां से पता चला, क्या करता है, डीसी को ब्लॉक कैसे करता है, देखो एक्स सी क्या है, 1/2 एफ सी। ये बार बार लिखने का मतलब क्या, यानी डीसी के अंदर एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ की वैल्यू क्या होती है, 0। एफ की वैल्यू क्या होती है, 0। एफ की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डीसी में नहीं होती। अब मैं एक्स सी और नीचे वाले 0 से सबको गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे जी नीचे वाले सब एफ जी है तो एफ एक 0 है, तो 0 से गुणा करने पे 0 आ जाता है। तो एक्स सी यानी प्रतिबाधा क्या आ गई, अनंत आ गई। प्रतिबाधा अनंत, तो ये किसकी तरह काम करेगा, अनंत, यानी ये खुले सर्किट की, यानी खुले परिपथ की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, खुले परिपथ की तरह काम करेगा। यानी अनंत किसकी होती है, आप पीछे पढ़ो डीसी थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया होगा, बंद परिपथ, खुला परिपथ, शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। यानी शॉर्ट सर्किट जो होता है, यानी खुला परिपथ जो होता है, ओपन सर्किट है, उसके बीच में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है क्या, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि धारा के बीच में जो प्रतिरोध है वो अनंत होता है। प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। उसी प्रकार कैपेसिटर में क्या होता है, यानी चालक के अंदर तो क्या होता है, प्रतिरोध बाधा उत्पन्न करता है। संध्या रितर क्या करता है, वो भी क्या करता है, चालक के बीच में अगर जोड़ दिया जाए तो वो भी क्या करेगा, धारा का, बहने वाली धारा का विरोध करेगा। अगर उसकी प्रतिबाधा अनंत है, अगर प्रतिबाधा अनंत है, यानी धारा को रोकने वाली चीज उसके पास अनंत है, तो वो क्या करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। यानी वो परिपथ पूरा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, डीसी उससे नहीं गुजर पाएगी। यानी यहाँ पर आपने कैपेसिटर लगा दिया तो डीसी इधर नहीं जा पाएगी, क्योंकि बीच से वो ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा, तो कैपेसिटर डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है, तो उसकी प्रतिबाधा क्या हो जाती है, कैपेसिटर की प्रतिबाधा का जो गुण है वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है ना, अनंत हो जाता है। तो प्रतिबाधा अनंत हो गई तो क्या हो जाएगा, तो आपको जी हो क्या जाएगा, वही हो जाएगा। यानी ये किसकी तरह काम करेगा, फिर परिपथ, डीसी के अंदर कैपेसिटर लगा दिया आपने तो खुला परिपथ की तरह काम करेगा। क्या करेगा, खुले परिपथ की तरह काम करेगा, ठीक है ना। खुले परिपथ यानी खुले परिपथ में धारा क्या हो, प्रतिबाधा क्या होगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है ना। आ गया समझ में, क्या क्लियर है बात है। तो डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को तो पास कर देता है। ये क्या कर देता है, एसी को पास कर देता है। तो कैपेसिटर का यूज हम किस में करते हैं, तो डीसी पे नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, एसी पे करते हैं। प्रतिबाधा याद कर लेना, ठीक है, यहाँ से इतना आप याद कर पाओ तो बहुत बढ़िया बात है। हो जाएगा क्या, तो छोटी छोटी बातें आपको बड़ी बड़ी करके सीखनी है। 2 पाई दो पाई एफ सी, ठीक है ना। तो एफ क्या था वहां पे, तो एफ आवर्ती थी, याद कर लेना। और सी क्या था, सी धारिता थी। सी क्या थी, धारिता थी, ठीक है ना। तो ये भी याद हो जाएगा जी, क्लियर है, ठीक है ना। यानी
क्या काम करता है संध्या रितर? तो संध्या रितर दो काम करता है, वो तो बता ही दिए थे। तो संध्या रितर क्या करता है? एसी को पास करता है तथा डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक है, एसी को तो पास करा, डीसी यानी डीसी पे किसका कैपेसिटर का यूज नहीं किया जाता, डीसी को ब्लॉक कर देता है। ये कारण डीसी को ब्लॉक करता है क्योंकि क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण प्रतिबाधा अनंत हो जाती है और धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। ठीक है, ये लिख लेना। संध्या रितर, ये चीज भी लिख लेना, लो लास्ट में लिखा देते हैं। संध्या रितर आवेश को संचित करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा एक ये भी आ सकता है, संध्या रितर आवेश को वोल्टेज के रूप में, विभव के रूप में संचित करता है, ये भी लिखा देते हैं लो। विभव संध्या रितर में मिली सेकंड, बहुत ही कम समय के लिए, मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड सेकंड के लिए संग्रहित होता है, के लिए संग्रहित होता है। ठीक है, ये सारी बातें आप नोट कर लेना, बाकी क्लास हो जाएगी आपकी। यानी संध्या रितर आवेश को संचित करता है, किसको संचित करता है? आवेश को। ठीक है ना, और आवेश को संचित करने को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। और धारिता की हमने वैल्यू पढ़ी थी, वो किस में मापी जाती है? फेराड के अंदर मापी जाती है। किसमें? फेराड में। फेराड को क्या कहते हैं? क्यू बटा वी, यानी कुलाम बटा वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, आवेश को संचित करता है। आवेश को किस रूप में संचित करता है? विभव के रूप में संचित करता है। ठीक है ना, और विभव संध्या रितर में कितनी देर तक संचित हो? माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड के लिए, इतना कम समय के लिए। सेकंड का भी कौन सा भाग? 1000वां या 10 लाखवां भाग, इतनी सेकंड तक वो क्या करता है? संध्या रितर में आवेश को संचित को। इतनी देर के लिए क्यों इसका पंगा है जी? पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काम आएगा ये। कभी मोटर में लगाएंगे, कभी पंखे में लगाएंगे, ठीक है ना, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर लगाएंगे, फैन वगैरह में, सब कुछ में जब वहां पर ये चीजें काम आ जाएगी। ठीक है ना, अरे पढ़ लोगे क्या? ठीक है, जय हो तेरी, ये हो गया। ठीक है ना, कल पढ़ते हैं कैपेसिटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्या क्या किसका काम होता है, और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल थ्योरी है, आसान रहेगी, इतनी आसान भी नहीं रहेगी जितनी आसान आप समझते हो। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको पढ़ते रहोगे, एक दो बार वीडियो को देखोगे, आपको मजा आएगा, और जैसे ही आपको ज़्यादा मजा आएगा, आप ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे। और जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करो, नोट्स बनाने की कोशिश करो, और जितना ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करके भी बताओ भी किस प्रकार की क्लास रही। क्योंकि कैपेसिटर हम पढ़ेंगे, एक दो वीडियो और रहेगी, इसकी पूरा कंप्लीट कर देंगे। जितना पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आने का है, क्योंकि इतना हम पढ़ा देंगे, एक भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है। हो सकता था मैं इस फार्मूले को छोड़ के सीधा का सीधा आगे बात जाता, उसको समझाता नहीं,
नहीं, तो आप कह देते हाँ जी मज़ा आ रहा है, लेकिन मज़ा आने का मतलब क्या, मज़ा तब आएगा जब हम मेहनत करके नौकरी लगेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे एक एक चीज़, ठीक है ना। तो मज़े के साथ, मज़ा कब लेना है हमें, 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने सज़ा काट लो, उसके बाद मज़ा काट लेना, जितना काटना उतना काटना, क्योंकि सज़ा के बाद अपने आप मज़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो मज़ा लेना है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान आपको जल्द ही आपको एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी देगा, जल्द ही आपको, आज 2023 जो आपका है बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्या है साल है, जो आपको नौकरी लगेगा, सबको एक एक सरकारी नौकरी मिले, मैं यही दुआ करूंगा भगवान से। आज के लिए फिर इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे, लव यू टू ऑल।